मैं धीरज सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से आज LLB सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में डेफिनेशंस क्लॉज पर चर्चा कर रहा हूँ। आज हम इस खंड में अंतिम परिभाषा सूचना नोटिस पर बात करेंगे। सूचना शब्द का यदि हम सामान्य अर्थ देखें तो किसी व्यक्ति को किसी तथ्य की जानकारी होना सूचना कहलाता है। आपको पता है कि इन्फॉर्मेशन एक शब्द है, उसको भी हम सूचना कहते हैं, और नोटिस शब्द का अर्थ भी सूचना ही होता है। लेकिन इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि इन्फॉर्मेशन शब्द में किसी तथ्य की वास्तविक जानकारी होना ही इन्फॉर्मेशन मानी जाती है, जबकि नोटिस शब्द एक लीगल वर्ड है और इसके अंदर हम वास्तविक जानकारी के साथ साथ कंस्ट्रक्टिव या विवक्षित जानकारी भी नोटिस के अंदर शामिल मानी जाती है। अब यदि हम धारा 3 में जो दी गई है परिभाषा उसका अवलोकन करें तो दो प्रकार से एक व्यक्ति को किसी तथ्य की सूचना है ये माना जाता है। इसमें प्रथम है वास्तविक सूचना, एक्चुअल नोटिस, और दूसरी है प्रलक्षित आणविक सूचना, कंस्ट्रक्टिव नोटिस। वास्तविक सूचना की यदि हम बात करें तो यदि किसी व्यक्ति को किसी तथ्य की कोई वास्तविक जानकारी दी जाती है तो ये कहा जाता है कि वह व्यक्ति उस तथ्य से वास्तविक रूप से परिचित है। लेकिन इस संदर्भ में हमें 4 बातें विशेष ध्यान में रखनी हैं, तभी सूचना वास्तविक सूचना मानी जाएगी। सबसे पहला है कि जो तथ्य सूचित किया जा रहा है वो तथ्य निश्चित होने चाहिए। अनिश्चित या अफवाह या तोड़ मरोड़ कर अगर कोई किसी तथ्य की सूचना दी जाती है तो वह वास्तविक सूचना नहीं मानी जाएगी। दूसरा, जो सूचना दे रहा है व्यक्ति वो उस संपत्ति के या उस व्यवहार से हितबद्ध व्यक्ति द्वारा दी जानी चाहिए, अर्थात वो व्यक्ति उस सूचना से हितबद्ध होना चाहिए। तीसरा तथ्य है कि वह जो सूचना दी गई है उसी समव्यवहार से संबंधित होनी चाहिए। किसी अन्य समव्यवहार के संबंध में अगर सूचना दी गई है तो उसके लिए दूसरे समव्यवहार के लिए लायबल नहीं ठहराया जा सकता। और अंतिम बात इसमें यह है कि सूचना दिए जाने से पूर्व उस व्यक्ति का ध्यान आकर्षित किया जाना अनिवार्य है। ऐसे नहीं हो कि वो व्यक्ति तो किसी और व्यक्ति से चर्चा में लीन है, या वो व्यक्ति सोया हुआ है, या अन्य किसी कारण से
उसका ध्यान सूचित किए जा रहे हुए तथ्य पर नहीं है, तो दी गई सूचना सूचना नहीं मानी जाएगी। इसलिए वास्तविक सूचना तभी मानी जाती है जब निश्चित तथ्य के बारे में हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उसी व्यवहार से संबंधित और ध्यान आकर्षित करके दी गई हो। अब यदि हम इसके दूसरे प्रकार पर बात करें तो दूसरा है कंस्ट्रक्टिव नोटिस, विवक्षित सूचना, प्रलक्षित सूचना या आणविक सूचना। इस प्रकार में हम 5 तरह की चीज़ों को सूचना मानते हैं, जिसमें पहला है जानबूझकर जांच करने से अलग रहना, अर्थात जिस व्यक्ति को उस सूचना से अबद्ध माना जा रहा है वह व्यक्ति वास्तव में तो उस सूचना को नहीं जानता, किंतु यदि विधिक रूप से वह व्यक्ति किसी तथ्य की जांच करने के लिए आबद्ध है और वह जानबूझकर उस तथ्य की जांच नहीं करता है, तो ऐसा माना जाएगा कि वह नहीं जानते हुए भी उस तथ्य से परिचित है। दूसरा इसमें आता है घोर उपेक्षा बरतना, प्रमाद जिसको हम कहते हैं, आप पिछले साल टॉट में पढ़कर आए होंगे। नेग्लिजेंसी, उपेक्षा, लापरवाही कहते हैं, लेकिन वो लापरवाही सामान्य लापरवाही नहीं बल्कि ग्रॉस नेग्लिजेंसी होनी चाहिए, जिसे घोर लापरवाही कहा गया है। अगर कोई व्यक्ति घोर लापरवाही बरतता है तो उस तथ्य से अनभिज्ञ होते हुए भी उस तथ्य को वह जानता है, ऐसा कानून मानता है। इसके संदर्भ में यदि आप देखें तो एक महत्वपूर्ण वाद है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाम यू राव का, और एक और केस है जो आप पढ़ें, लॉयड बैंक लिमिटेड बनाम P.E. गजदर्स एंड कंपनी लिमिटेड, जो 1929 का महत्वपूर्ण वाद माना जाता है। इसमें दो बैंकों के मध्य मकान के टाइटल डीड को लेकर विवाद हुआ था, जिसको न्यायालय ने सुलझाया था। तो ये भी आपको अवश्य देखना चाहिए। इसके अलावा यदि हम तीसरे प्रकार देखें इसी में, तो पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन को भी सूचना मान लिया जाता है, अर्थात कोई व्यवहार जो विधि में आवश्यक रूप से पंजीकृत होना चाहिए और उससे पंजीकरण करवा लिया गया है, तो जिस तारीख को वह पंजीकरण हुआ था उस तारीख से उस विषय पर हर व्यक्ति को उस व्यवहार का ज्ञान है, यह मान लिया जाएगा। चौथा इसमें आता है कि यदि किसी स्थावर संपत्ति पर, अचल संपत्ति पर किसी व्यक्ति का वास्तविक कब्जा है तो उस वास्तविक कब्जाधारी व्यक्ति से उसके कब्जे की सूचना लिया जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति वास्तविक कब्जाधारी व्यक्ति से जानकारी लिए बिना कोई समय करता है तो यह माना जाएगा कि वह व्यक्ति उस कब्जाधीन व्यक्ति के कब्जे या स्वत्व के बारे में जानकारी रखता था, चाहे वह वास्तव में जानता हो या नहीं जानता हो। और इसी कड़ी में अंतिम है स्वामी के अभिकर्ता को सूचना एजेंट। पिछले साल आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़कर आए हैं।
और इस साल भी आप कंपनी लॉ में पढ़ेंगे कि एजेंट को दी गई सूचना स्वामी को दी गई सूचना मानी जाती है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो आपको ध्यान रखनी है कि सूचना एजेंट की हैसियत में दी जानी चाहिए, सूचना एजेंसी की कालावधि में दी गई होनी चाहिए, सूचना एजेंसी के कार्य के संदर्भ में महत्वपूर्ण होनी चाहिए और उस दी गई सूचना को सूचित करने वाले व्यक्ति के द्वारा आपस में मिलकर कपटपूर्ण तरीके से स्वामी से छुपाया गया नहीं होना चाहिए। तो यह सूचना स्वामी को प्राप्त हो गई है ऐसा माना जाएगा। तो ये आज हमने सूचना क्या होती है इस पर चर्चा की है। तो सूचना दो तरह की मानी जाती है, एक वास्तविक सूचना जब तथ्य की वास्तव में किसी व्यक्ति को जानकारी होती है, और दूसरा है आणविक सूचना जब व्यक्ति को वास्तव में तो जानकारी नहीं होती लेकिन कानून ये प्रिजम्पशन करता है कि उस व्यक्ति को सूचना मिल गई है। जैसे यदि हम एक उदाहरण लें कि एक व्यक्ति के नाम कोई रजिस्टर्ड लेटर आता है और वो व्यक्ति पोस्टमैन को लेने से इनकार कर देता है, तो विधि ये मानती है कि उस लेटर को लिए बिना भी उस व्यक्ति को उस तथ्य की जानकारी है, क्योंकि यदि उसको उस तथ्य की जानकारी नहीं थी तो उसने उस लेटर को लेने से इनकार क्यों किया। इस संदर्भ में एक इंग्लिश वाद भी आपको देखना चाहिए जो महत्वपूर्ण वाद है, जोन्स वर्सेस स्मिथ का। तो इस तरह से हमने इस संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 में 4 परिभाषाएं पढ़ी हैं। इन पर आपके सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन के साथ साथ कंपटीशन के एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आते हैं, तो इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर पढ़ना है। अगले वीडियो में हम संपत्ति अंतरण अधिनियम में और प्रोविज़न पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।